हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अब नए तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए फिर से एक बार आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि बायोलॉजी का सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है, तो उसी के अंतर्गत अब जो अनसॉल्व्ड पेपर आप लोगों का है, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर के एक एक सेट को हम आपको इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, जहां पर विकल्प वाले जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल जिसे कहते हो, फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर है, इन सब तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें कुछ और भी तरीके से आपको कुछ नए नवीन जानकारियाँ भी दी जाएंगी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर या अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो कि 2020 का 2020 का, जिसका कोड है 348WK। कितना? 348WK। तो हम 348WK वाले कोड का, ठीक है, बायोलॉजी का पेपर यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, और इसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में आज हम लोग सीखेंगे दोस्त। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप में भी दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग ज़्यादा लेट ना करके शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक मैसेज आप लोगों को कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे बने हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर हम एक एक शर्ट करके अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराएंगे, और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी बंद होती चली जाएगी। ठीक है, और आप घर पे भी रेगुलर मेहनत करिए, कम से कम 8-6 घंटे जरूर डेली मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। खोने का मतलब अपना टाइम खोना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो के साथ, अपने स्टडी मटेरियल के साथ, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे डेली, तब जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फिलहाल आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, वो पहला है कि जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा है। पूछ रहा है कि जो पृथ्वी पर जीवधारी हैं, ठीक है, उनका जो अस्तित्व है, जैसे हम हैं आज पृथ्वी पर है, हो सकता है कि आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले कुछ 200-400, 500, 1000 साल बाद पृथ्वी पर हम बचे ही ना, अर्थात मानव की कोई जनरेशन ना हो, कोई नस्ल ना हो, क्योंकि जैसे अभी हिम चीता, ठीक है, क्या हो गए हैं, पूर्ण रूप से पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसे जीव, ठीक है, ज़्यादातर उभयचर जीवों की जो जातियां हैं वो आज पृथ्वी से क्या हो गई हैं, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं वो दोस्तों। ठीक है, इसलिए आने वाले समय में कुछ और प्रकार के एनिमल्स और प्लांट हैं जो कि पूर्ण रूप से पृथ्वी से विलुप्त हो जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर रह ही नहीं जाएंगे। क्या कारण है, क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि आने वाले समय में वो एनिमल्स या कोई भी प्लांट या कोई भी जीव क्या हो पूर्ण रूप से पृथ्वी से खत्म हो जाए? तो ऑब्जेक्ट आपके सामने है। पहला है मरुस्थलीकरण, विकिरण, वनों का कटाव। नो माने इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि मरुस्थलीकरण अगर हो जाए तो क्या पृथ्वी पर जीव नहीं बचेंगे, मर जाएंगे? ठीक है, मरुस्थलीकरण का मतलब दोस्त आप जान ही रहे हैं। और विकिरण अगर हो जाए, पूरे पृथ्वी पर विकिरण का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो क्या इसकी वजह से जीव पृथ्वी पर नष्ट हो जाएंगे? फिर पूछ रहा है कि वनों का कटाव, अगर वनों का कटाव जिस तरह से हो रहा है इसी तरह से होता रहा तो क्या पृथ्वी पर जीव नष्ट हो जाएंगे, जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ध्यान रहे, क्वेश्चन में सिर्फ शेर, बाघ, चीता की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक एनिमल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर संपूर्ण जीवों की बात कर रहा है। ठीक है, किसी एक जीव की नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए आपको संपूर्ण जीवों के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर चेक करना। ठीक है, अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है तब भी कुछ एनिमल्स क्या हो गए, पृथ्वी से विलुप्त हो सकते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन सबका नहीं, कुछ का। ठीक है,
तो वनों का कटाव, अगर वन भी कट जाते हैं तो जो वन में रहने वाले एनिमल्स हैं, बाघ, शेर, चीता, जंगली भैंस, बिल्ली, भेड़, ये सब खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन हम तो रहेंगे, हम भी तो जीव हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा, मैंने कहा कि सीधा सीधा पूछ रहा है, ऐसा ऑप्शन चुनिए जो सब पर लागू हो। ठीक है, तो तीसरे की बात करें, विकिरण। तो विकिरण का मतलब होता है दोस्तों रेडिएशन, जो मोबाइल से तरंगें निकल रही हैं, जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, जो एक्स किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार की विकिरण है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, विकिरण है। तो अब आप बताइए कि पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों जैसे चिड़िया जो होती है, ऐसा कुछ प्रमाण समझ में आता है कि जो चिड़िया घोंसले में अंडे देती हैं, रेडिएशन जब उस पर पड़ते हैं, लंबे समय तक अगर रेडिएशन उस अंडे पे डाला जाए, जैसे ये मान लीजिए आपका यहाँ पर हम दिखा रहे हैं या यहीं पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एग है, ठीक है, कोई किसी चिड़िया का क्या है, अंडा है मान लीजिए। अब इस पर रेडिएशन पड़ता रहेगा लॉन्ग टाइम तक, तो इसके अंदर का जो प्रोटीन मटेरियल है, सजीव पदार्थ है, वो क्या होगा, रेडिएशन के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे अब इसमें चूजे नहीं बनेंगे, बच्चे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये रेडिएशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बहुत खतरनाक पॉइंट है, समझ लीजिए, वेरी वेरी डेंजरस रेडिएशन है। अगर ये इसी तरह से पृथ्वी पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से अगर निरंतर बढ़ता रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही विकिरण ही वह विकल्प होगा जो पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को क्या करेगा, बोलो, खतरे में डाल देगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि मरुस्थलीकरण करने से सारे जीव नष्ट नहीं होते हैं, वनों कटाव करने से सारे जीव नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर विकिरण सब पे पड़ जाएगा तो सभी लोग लूले, लगड़े, अंधे, विकलांग, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना था नागासाकी, जापान के हिरोशिमा शहर के नागासाकी पर जब परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, तो उस परमाणु बम का जो मटेरियल, रेडियो एक्टिव पदार्थ था, अल्फा बीटा गामा विकिरण, ये विकिरण निकल करके उनके वहाँ पे रहने वाले जीवों में लूले, लगड़े, अंधे, कोढ़ी बना दिया। कुछ लोग मर गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, और आज भी उनकी संतानें लूली, लगड़ी, अंधी प्राप्त होती हैं, पैदा होती हैं। तो ये किसका कमाल है, विकिरण का ही कमाल है। तो यानी ये विकिरण बहुत खतरनाक है, यही क्या करेगा, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को खत्म कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प क्या हो गया गाइस, ये आपका सही हो गया। ठीक है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सही तो सब है, लेकिन अगर जीवों की बात करें तो सबसे ज्यादा सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा, विकिरण होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, कि निम्न में से किसमें कीट परागण होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि किस पे कीट परागण होता है। 4 विकल्प है, गुड़हल, अंजीर, गेहूं, हाइड्रिला में। ठीक है, 4 टाइप के प्लांट ऑब्जेक्ट में दिए गए हैं। पूछ रहा किन में कीट परागण होगा, आपको बताना है कि इन चारों में से कीट परागण। पहले हम परागण जानते हैं क्या होता है। मैंने दोस्तों वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा पहले चैप्टर में ही परागण क्या है। ठीक है, तो परागण आपको अगर याद हो तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, कि पुष्प के परागकण का, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए हम बनाए, सपोज करिए ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये कोई क्या है, पुष्प है। ठीक है, तो पुष्प का ये क्या है, आपका एंथर भाग है, ये पुमंग में आता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये क्या है, जायांग का भाग है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये इसके बीच में जो भरा हुआ छोटा छोटा कण है दोस्तों, इसी को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। जब ये परिपक्व होता है तो यही परागकण, ये परागकोश फटता है तो यहाँ से आता है यहाँ पर, ये भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, अर्थात परागकण कहाँ आ रहा है, वर्तिकाग्र पर। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये कुछ पौधों में स्वतः यहाँ आता है तो स्वपरागण, और कुछ में कीटों द्वारा यहाँ आता है कीट परागण, भौरे द्वारा आए भौरा, मतलब जिसके माध्यम से आए, वायु द्वारा आए तो वायु परागण, जल द्वारा आए तो जल परागण। ठीक है, अर्थात सीधा सीधा समझो कि परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर, यानी यहाँ पर इस भाग पर आना ही परागण कहलाता है। और कह रहा कीट परागण क्या है, मतलब कीटों द्वारा परागकण क्या हो, यहाँ पर आए, ऐसा कौन सा पुष्प है। दोस्तों सभी पौधों में परागण क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी में स्वपरागण होता है,
किसी में पर परागण होता है, किसी में कृत्रिम परागण कराते हैं। तो पर परागण ही क्या है, कीट परागण है, ठीक है। और कीटों में भी कुछ में भौरे द्वारा, कुछ में मक्खी द्वारा, मतलब अलग अलग प्रकार से होता है। तो आपसे पूछ रहा है कीट परागण किसमें होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। कई बार ये ऑब्जेक्शन रिलीट हो चुका है, ठीक है, रिपीट हो चुका है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। 1 नंबर में आ सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, लघु उत्तरी या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपको दोनों ध्यान देना होगा, ठीक है, कि किसमें है। तो इसमें गुड़हल में नहीं होगा, गेहूं में भी नहीं होगा, हाइड्रिला जली पौधा है तो इसमें भी नहीं होता। इसका सीधा सीधा और सही एग्जाम्पल क्या है, अंजीर। मैंने बताया भी था वीडियो में कि अंजीर प्लांट में क्या होता है, कीट द्वारा परागण होता है। तो ये आपका इसका क्या है, सही विकल्प है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनिषेक जनन होता है, पूछ रहा है अनिषेक जनन होता है, पार्थेनोकार्पी आप कह सकते हो, ठीक है। अनिषेक जनन का मतलब क्या है कि बिना नर युग्मक का मादा युग्मक से मिले ही क्या हो, अगर संतान पैदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये किसमें होता है पूछ रहा है। तो भाई पहला है मधुमक्खी, दूसरा है मेढक, तीसरा है छिपकली, चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो अब आप बताइए कि अनिषेक जनन क्या है। पहले तो परिभाषा आपको आनी चाहिए, अनिषेक जनन क्या है। तो परिभाषा आपको क्लियर है तो आपको ये समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ अनिषेक जनन क्या है। बताया, फिर से देख लीजिए। अनिषेक जनन का मतलब होता है, ठीक है, निषेक माने निषेचन, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के मिल करके टूयन बनाना, तब उससे बेबी बनना, ठीक है। लेकिन यहाँ अनिषेक यानी बिना नर युग्मक का मादा युग्मक से मिले ही अगर बेबी फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, शिशु का निर्माण हो जा रहा है, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। तो मेढक में तो भाई होता है, मेढक में तो नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है वाह निषेचन द्वारा जल में, तब जाके शिशु का निर्माण होता है, लार्वा का निर्माण होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि मेढक का जो लार्वा, मेढक की बात आई तो बता दे रहे हैं कि मेढक उभयचर प्राणी है, ठीक है। इसमें जो है निषेचन वाह निषेचन होता है, जल में होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक बॉडी के अंदर नहीं मिलते बल्कि बाहर मिलते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रीना होता है, ठीक है। तो अब छिपकली की बात करें तो छिपकली में भी अनिषेक जनन नहीं होता है, ये होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होता है। तो मधुमक्खी में, दोस्तों मैंने मधुमक्खी में बताया था, अगर याद हो कि मधुमक्खी में, ठीक है, रानी मक्खी और जो राजा होता है जिसे ड्रोन मक्खी कहते हैं, उस ड्रोन मक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रानी मक्खी का निर्माण निषेचित अंडे से होता है, अर्थात यन यन मिलकर 2 यन के बनने से होता है, 16 यन 32 यन के मिलने से होता है। लेकिन ठीक है, जो ड्रोन मक्खी होता है उसका निर्माण सिर्फ 16 गुणसूत्र से होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता नहीं है। तो जो अनिषेचित 16 वाला भाग बचता था, आपने फिगर द्वारा बताया था, उस क्या है आपका सही विकल्प होगा कि मधुमक्खी में, ठीक है। अगर 1 सेकंड के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ कि रानी मक्खी में 32 गुणसूत्र और ड्रोन में 16 गुणसूत्र, ये 2 सेट में डिवाइड था 16 और 16, ठीक है। अब जब ये रानी मक्खी से ये प्रजनन करेगा, ठीक है, इसका ये 16 या तो इससे मिलेगा या तो इससे, मान लीजिए सपोज करिए इससे मिल गया तो 16 16 32, अर्थात कौन सी मक्खी बनी, रानी मक्खी बन गई। कौन सी, रानी मक्खी बनेगी। तो ये क्या हुआ बोलो, निषेचित अंडे से हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों का क्या हो रहा है, सेल्स यहाँ मिल रही है, तो निषेचन हो रहा है, निषेचन द्वारा रानी मक्खी का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब ये जो बच गया, अब तो कोई है नहीं, ये वैसे ही डेवलप कर जाएगा 16 के रूप में, तो ये ड्रोन बनाएगा, ये किसी से मिला नहीं। तो जो मधुमक्खी में ड्रोन है उसी का निर्माण अनिषेचित अंडे से, अर्थात अनिषेक जनन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि अनिषेक जनन किस में होता है, मधुमक्खी में होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है
है। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविकी औषधियाँ। मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो दिया है सूक्ष्म जीवों के चैप्टर में, जिसमें आपको बताया था एंटीबायोटिक्स औषधियाँ क्या हैं, पहले डिफिनीशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीव, कम जीवाणु, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि से क्या होती हैं, प्राप्त की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं और विभिन्न रोगों में प्रयोग की जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। तो पूछ रहा है किससे प्राप्त की जाता है, नीले हरे शैवाल से अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी से नहीं, ये गलत है, ये नीले हरे शैवाल से नहीं प्राप्त किया जाता है। फिर बात आती है ब्रायोफाइटा से, नहीं, गलत है, ब्रायोफाइटा से भी नहीं प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर विषाणु से, नहीं, विषाणु से भी नहीं होता है, क्योंकि वायरस से किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक नहीं बनाई जाती है। एंटीबायोटिक याद रखिए केवल दो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, ठीक है। तो यहां पर जीवाणुओं से इट इज राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये क्या है, सबसे सही आंसर है कि किससे बनाया जाता है भैया, जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम कहें तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम कान लगा के सुनिए, सभी लोग एक्टिव हो जाइए। जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं पूछ लेगा कि हु इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन, प्रथम प्रतिजैविकी अर्थात एंटीबायोटिक औषधि कौन सी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि पहली एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। पेनिसिलियम नोनेटम, नोट कर लीजिए आप लोग कहीं पर अगर रफ पेन आपके पास हो, कि प्रथम एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविकी औषधि का नाम पेनिसिलिन है और इससे पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से क्या किया गया था, सबसे पहले प्राप्त किया गया था दोस्तों। और किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और उसके बाद आज हजारों प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियाँ आ चुकी हैं, जैसे टेरामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, जेनफ्लॉक्सिन, ठीक है, इस्टैक्सिम, इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ आई, हजारों प्रकार की हैं। तो उसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा एंटीबायोटिक औषध के लिए, बोलो, जीवाणुओं से। तो ये कोड नंबर 248 का 2020 अंसाल पेपर का ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें थे, 4 के चारों मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दिए दोस्तों। तो ये चारों आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लिखा है परजीविता सहजीविता में अंतर बताइए, ठीक है। परजीविता और सहजीविता में अंतर बताइए। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक को याद ही नहीं करना है, सिर्फ इसके हेडिंग से ही थोड़ा सा आप इसका संविच्छेद कर लीजिए और अर्थ निकाल लीजिए, खुद ही इसकी डिफिनीशन आपको पता चल जाएगी गाइज। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिए, पर मीन्स क्या होता है, दूसरे पर, जीविता मतलब जीवित रहना, यानी कुछ संसार में ऐसे भी जीव हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पोषण करते हैं, ठीक है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको बताएं, आपके सर पे जू है, तो जू आपके सर पे रह के आपसे ही भोजन ले रहा है, आपके शरीर से पोषण प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से परजीवी हुआ, और इस घटना को, इस जीवन यापन को परजीविता कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सहजीविता की, ये भी नहीं रटना है, सह माने साथ साथ, जीविता माने जीवन यापन करना, अर्थात दो ऐसे जीव हो जो दोनों साथ रहे और साथ रह करके अपना जीवन यापन करें और दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, किसी प्रकार कोई हानि ना हो, दोनों को लाभ हो। अगर दोनों को लाभ नहीं है तो एक को तो लाभ हो, लेकिन दूसरे को हानि भी नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और ऐसे जीव को सहजीवी कहते हैं या सहजीव कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करें तो सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल हमने बताया लाइकेन। लाइकेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस यार, लाइकेन सबसे अच्छा उदाहरण है इसका सहजीविता का, ठीक है। अब आर्किड पौधा भी इसका एग्जाम्पल है। लाइकेन में क्या बताया था कि दो, लाइकेन इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये विशिष्ट पौधा है, क्योंकि इसमें लाइकेन क्या है, 2 पौधों का समूह होता है, फाइकोबिएंट, माइकोबिएंट। अर्थात जैसे लाइकेन है तो नीचे क्या होता है, कवक, और इसी के ऊपर क्या होता है, शैवाल।
ठीक है। ये दो जीव दोनों साथ रह के जीवन यापन करते हैं। इससे कवक से शैवाल को लाभ है कि नीचे से पानी दे रहा है, और शैवाल को ही लाभ है पानी ये ले करके भोजन बना के इनको भोजन दे रहा है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर साथ साथ रह के जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, सहजीविता है। दोनों में मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। परजीविता में क्या होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होता है, और ये कोई जीव जिस पे रह रहा है उसी से पोषण प्रदान करता है। लेकिन सहजीविता में दो जीव रहते दोनों को लाभ होता है। अगर दोनों को लाभ नहीं तो एक को लाभ और दूसरे को हानि भी नहीं होता है। तो ये क्या है, परजीविता और सहजीविता में डिफरेंस है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसका भी वीडियो मैंने दिया था, आप देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वाह्य निषेचन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाह्य निषेचन क्या है। ठीक है, वाह्य निषेचन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहली चीज बेटा, निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ये तो जानो। तो मैंने सिंपल कहा था यार, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक मतलब कि नर अर्थात मेल के शरीर में जो जनन कोशिकाएं होती है, शुक्राणु होता है। ठीक है, उसका मादा युग्मक के साथ अर्थात अंडाणु के साथ मिल करके, ठीक है, 2n जाइगोट बनाना निषेचन कहलाता है। ठीक है, और पूछ रहा है वाह्य निषेचन। अगर यही निषेचन अर्थात जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिले लेकिन आउट ऑफ बॉडी मिले, शरीर के बाहर मिले, कहीं पर जल में मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाह्य निषेचन कहते हैं। इसका एक उदाहरण पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका उदाहरण आप दे सकते हो, मेढक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अन्य जलीय जीव जो हैं वो भी क्या करते हैं, वाह्य निषेचन करते हैं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर मेढक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि वाह्य निषेचन क्या है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से ठीक है शरीर के बाहर मिलकर, ठीक है, आउट ऑफ बॉडी, यही मेन डिफिनीशन है। वाह्य निषेचन का मतलब यही है। ठीक है, शरीर के बाहर मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, युग्मनज का मतलब जाइगोट बनाता है। ठीक है, युग्मनज बनाता है तो उसे वाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। n + n ये क्या है, आप इसे नर युग्मक कहेंगे और इसे मादा युग्मक कहेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाए, युग्मनज जाइगोट बनाते हैं, 2n बनाते हैं, लेकिन कहाँ पे, आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाह्य निषेचन होगा। दोस्तों हम लोग क्या हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, मानव सहित, हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य जो भी हैं, सब क्या होते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल दोनों पास आते हैं, ताकि मेल का नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल सके, मिलकर उसके अंदर भ्रूण का निर्माण कर सके, जाइगोट बना सके, और बॉडी के अंदर बनाता है। इसलिए हम लोगों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, मानव, ये सब आंतरिक निषेचन वाले प्राणी हैं। लेकिन जो मेढक होता है या और भी जो कुछ जलीय जीव हैं, उनमें क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक बॉडी के अंदर नहीं मिलते हैं बल्कि आउट ऑफ बॉडी मिलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। और उदाहरण की बात करते हैं तो आप लिख सकते हो, एक उदाहरण पूछ रहा है तो मेढक की बात करते हैं। ठीक है, मेढक में क्या होता है, वाह्य निषेचन होता है। ठीक है, क्या होता है, वाह्य निषेचन होता है। ठीक है, वाह्य निषेचन होता है। ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आता है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो वैसे तो पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम एजी टेंसले ने प्रयोग किया था। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, लेकिन भारत में कह रहा है तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा कह सकते हो, आर डी मिश्रा को कह सकते हो। ठीक है,
प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कह सकते हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है, इंडियन इकोलॉजिकल फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिकल, दैट इज कॉल्ड प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो मैंने आपको विधिवत वीडियो प्रोवाइड किया है कि जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम बताइए, उसी में मैंने टाइफाइड, उसके लक्षण, उसके बचाव, उपचार, नियंत्रण सब बताया है। तो टाइफाइड इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हो, या इसे आंतरी बुखार कहते हैं। टाइफाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, आंतरी बुखार, आंत का बुखार या आंतरी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरी बुखार भी कह सकते हैं। और पूछ रहा किस जीव से होता है, तो ये बुखार बेटा जीवाणु से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है, जो कि दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से, ठीक है, बिना हाथ धोए हुए, बिना फल सब्जियों को अच्छे से धोए हुए अगर हम खा लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाता है और जा करके आंत में क्या करता है, पैरासाइट के रूप में रह के जीवन यापन करता है और साथ में हमारे आंत में बुखार पैदा करता है। इसलिए इसे आंतरी ज्वर, आंतरी बुखार कहते हैं। और जीवाणु से होता है, उसका नाम साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर बात करते हैं शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए कह रहा है। तो मैंने आपको बताया है शुक्राणु जनन क्या है या युग्मक जनन क्या है। 2 प्रकार के होते, अंड जनन, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, ये मैंने बता रखा, रटना नहीं है यहाँ पे। देखिए यहीं से डिफिनेशन निकालिए। जनन माने होता है निर्माण करना, बनाना, पैदा करना। शुक्राणु मतलब शुक्राणु, अर्थात शुक्राणु बनाने या शुक्राणु बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह क्रिया मानव में मेल के अंदर होता है, फीमेल में नहीं होता है। मेल के अंदर होता है, पुरुष के अंदर होता है। पुरुषों में भी पेट, हाथ, गोड़ में नहीं होता है, बल्कि उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वृषण, टेस्टिस, उसके अंदर होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न होती है और इसी का परिणाम है कि वृषण ही क्या करता है, शुक्राणु, वीर्य, स्पर्म बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा शुक्राणु बनाने की क्रिया को या शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। यह मानव के वृषण में होता है, अर्थात फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया शुक्राणु जनन। और किस द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। पॉइंट में भी नोटेड, अंडाणु जनन हो या शुक्राणु जनन, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो यहाँ पर कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, या शुक्र जनन भी कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं, शुक्र जनन भी कहते हैं। यह अर्धसूत्री, ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वृषण में संपन्न होता है। और पूछा जाए किस कोशिका द्वारा, तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है आपके वृषण में। स्पर्मेटोगोनिया नर जर्म कोशिकाएं होती है, उसी की सहायता से ये शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन का राष्ट्र हित में है। समझाइए कि जो परिवार नियोजन है अर्थात जनसंख्या सीमित है, जनसंख्या सीमित करने की बात की जा रही, हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, ये परिवार नियोजन की जो विचारधारा है वो राष्ट्र हित में है या नहीं समझाने को कह रहा है। तो परिवार नियोजन क्या है पहले ये समझिए, इसका भी वीडियो प्रोवाइड किया है कि परिवार नियोजन का मतलब जनसंख्या, अपने परिवार की जनसंख्या या कम रखना, छोटा रखना, अर्थात परिवार में सदस्यों की संख्या को कम करना, कम रखना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। यहाँ पर जनसंख्या कम रखने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो पहले के सदस्य हैं उन्हें हम मार दें, ऐसा नहीं है। जो आने वाली जनरेशन है उनको कम से कम जनसंख्या बढ़ाइए, कम बच्चों को पैदा करिए, 2 या 1 बच्चों को पैदा करिए। तो परिवार को सीमित रखने की जो ये रूल्स है इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। पूछ रहा राष्ट्र हित में है, समझाइए। जी बिल्कुल, परिवार नियोजन
नियोजन राष्ट्रहित में है। अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रहित में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके भविष्य में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे चीन ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया, हम दो हमारे एक, और आज चीन बूढ़ा देश है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दो हो, बच्चा एक है, जब बच्चा यंग होगा तो दो बूढ़े, एक घर में एक बच्चा दो बूढ़े हुए तो बूढ़ों का देश हो गया। इसलिए लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ये परिवार नियोजन राष्ट्रहित में है, क्योंकि जब परिवार छोटा होगा, सीमित होगा, तो उसमें जो सदस्य हैं उनका जीवन सुखमय होगा, उनको पर्याप्त मात्रा में खान पान, चिकित्सा सुविधा, व्यवस्था, शिक्षा आसानी से आप दे सकेंगे, ठीक है। और अगर 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सबको खान पान, समुचित शिक्षा व्यवस्था और भी संसाधनों की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने में आप असमर्थ रहेंगे। और साथ में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल हो गया, मिट्टी हो गई, हवा पानी मृदा, कुछ भी हो गया, ये सब क्या होगा, इसका दोहन ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर परिवार नियोजन का पालन न किया जाए, ठीक है। इसलिए अगर हम परिवार नियोजन अपनाएंगे, जनसंख्या को सीमित रखेंगे, तो जो संसाधन है हमारे प्राकृतिक संसाधन दोस्तों, उनका दोहन भी कम होगा, परिवार सुखमय होगा, देश राष्ट्र प्रगति पर होगा। इसलिए परिवार नियोजन क्या है, राष्ट्र हित में है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसी सेट के कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।